नमस्कार दोस्तों, मार्वलस स्टडी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पार्ट 3 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों का सार लेकर के उपस्थित हुआ हूँ मैं आपके समक्ष, जिसमें आज हम राजस्थान अध्ययन में राजस्थान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में पूर्व मध्यकाल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। पूर्व मध्यकालीन राजस्थान हूण नेता मिहिर कुल ने अपने भयंकर आक्रमण से राजस्थान को बड़ी क्षति पहुंचाई। मालवा के यशोवर्मन ने हूणों को लगभग 532 ईस्वी में परास्त करने में सफलता प्राप्त की। अब आते हैं राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दे रखे हैं। राजपूतों को विशुद्ध जाति से उत्पन्न होने के मत को बल देने के लिए उनको अग्निवंशीय बताया गया है। इस मत का प्रथम सूत्रपात चंद्रवरदायी के प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासु से होता है। उसके अनुसार राजपूतों के 4 वंश है: प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। ऋषि वशिष्ठ के यज्ञ कुंड से राक्षसों के संहार के लिए ये उत्पन्न किए गए थे। मोहनोत नैणसी और सूर्यमल मिश्र ने इस आधार को लेकर उसको और बढ़ावे के साथ लिखा है, यानी बढ़ा चढ़ा करके अतिशयोक्ति के साथ लिखा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रवरदायी ऋषि वशिष्ठ द्वारा अग्नि से इन वंशों की उत्पत्ति से यह अभिव्यक्त करता है कि जब विदेशी सत्ता से संघर्ष करने की आवश्यकता हुई तो इन 4 वंशों के राजपूतों ने शत्रुओं से मुकाबला हेतु स्वयं को सजग कर लिया। गौरीशंकर, हीरानंद ओझा, सीवी वेद, दशरथ शर्मा, ईश्वरी प्रसाद इतिहासकारों ने इस मत को निराधार बताया है। यह सवाल आरपीएससी के द्वारा कई बार पूछा जा चुका है कि अग्निवंश के समर्थन किसने किया और निराधार किन विद्वानों ने बताया है। तो इस बात को आप नोट डाउन जरूर कर लें। गौरीशंकर हीरानंद ओझा राजपूतों को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बताते हैं। अपने मत की पुष्टि के लिए उन्होंने कई शिलालेखों और साहित्यिक ग्रंथों के प्रमाण दिए हैं। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित यही मत सर्वाधिक लोकप्रिय है। राजपूताना के प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूतों को शक और सीथियन बताया है। इसके प्रमाण में उनके बहुत से प्रचलित रीति रिवाजों का जो शक जाति के रिवाजों से समानता रखते थे। ऐसे रिवाजों में सूर्य पूजा, सती प्रथा प्रचलन, अश्वमेध यज्ञ, मद्यपान, शास्त्रों और घोड़ों की पूजा इत्यादि है। टॉड की पुस्तक के संपादक है विलियम क्रुक ने भी इसी मत का समर्थन किया है। विदेशी मत का गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने खंडन किया। शक, कुषाण या हूणों ने जिन जिन रस्मों रिवाजों व परंपराओं का उल्लेख समानता बताने के लिए जेम्स टॉड ने किया है, वे भारतवर्ष में अतीत काल से प्रचलित थी। उनका संबंध इन विदेशी जातियों से जोड़ना निराधार है। डॉक्टर डी आर भंडारकर राजपूतों को गुर्जर मानकर उनका संबंध श्वेत हूणों के स्थापित करके विदेशी वंशीय उत्पत्ति को और बल देते हैं। अग्निवंशीय प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान भी गुर्जर थे, क्योंकि राजौर अभिलेख, कौन सा अभिलेख है? राजौर अभिलेख में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। भंडारकर ने बिजोलिया शिलालेख के आधार पर कुछ राजपूत वंशों को ब्राह्मणों से उत्पन्न माना है। वे चौहानों को वंश गोत्रीय ब्राह्मण बताते हैं और गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानते हैं। डॉक्टर ओझा एवं वेद ने भंडारकर की मान्यता को अस्वीकृत करते हुए लिखा है कि प्रतिहारों को गुर्जर कहा जाना जाति विशेष की संज्ञा नहीं, वरन उनका प्रदेश विशेष गुजरात पर अधिकार होने के कारण है। डॉक्टर ओझा के मत को सामान्यतः मान्यता मिली हुई है। निसंदेह राजपूतों को भारतीय मानना उचित है। पूर्व मध्यकाल में विभिन्न राजपूत राजवंशों का उदय। प्रारंभिक राजपूत कुलों में जिन्होंने राजस्थान में अपने राज्य स्थापित किए थे, उनमें मेवाड़ के गुहिल, मारवाड़ के गुर्जर प्रतिहार और राठौड़, सामर के चौहान तथा आबू के परमार, आम्बेर के कछुआ, जैसलमेर के भाटी प्रमुख रूप से हैं। पहला वंश है मेवाड़ के गुहिल। इस वंश का आदि पुरुष गुहिल था। इस कारण इस वंश के राजपूत जहाँ जाकर बसे उन्होंने स्वयं को गुहिल वंशीय कहा। गौरीशंकर हीरानंद ओझा गुहिलों को विशुद्ध सूर्यवंशी मानते हैं। जबकि डी आर भंडारकर के अनुसार मेवाड़ के राजा ब्राह्मण थे। गुहिल के बाद
सामान्य पद मान्य प्राप्त शासकों में बापा का नाम उल्लेखनीय है, जो मेवाड़ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। डॉक्टर ओझा के अनुसार बापा इसका नाम न होकर कालभोज की उपाधि थी। बापा का एक सोने का सिक्का भी मिला है, जो 115 ग्रेन का था। अल्लट, जिसे राजपूतों में आलूरावल कहा गया है, 10वीं सदी के लगभग मेवाड़ का शासक बना। उसने हुण राजकुमारी हरियादेवी से विवाह किया था तथा उसके समय में आहड़ में वरा मंदिर का निर्माण किया गया था। आहड़ से पूर्व गुहिल वंश की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र नागदा था, जो कि उदयपुर के आसपास स्थित है। मारवाड़ के गुर्जर प्रतिहारों द्वारा अपने राज्य की सर्वप्रथम स्थापना राजस्थान में की थी। जोधपुर के शिलालेखों से प्रमाणित होता है कि प्रतिहारों का अधिवासन मारवाड़ में लगभग 6वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में हो चुका था। चूँकि उस समय राजस्थान का यह भाग गुर्जरता कहलाता था, इसलिए चीनी यात्री युआनचांग ने गुर्जर राज्य की राजधानी का नाम पिलोमोलो, भीलवाड़ या बाड़मेर बताया। मुर्नोत नैन्सी ने प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है, जिनमें मंडोर के प्रतिहार प्रमुख रूप से। जालोर, उज्जैन, कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों की नामावली नागभट्ट से आरंभ होती है, जो इस वंश का प्रवर्तक था। उसे ग्वालियर प्रशस्ति में म्लेच्छों का नाशक कहा गया है। नागभट्ट को म्लेच्छों का नाशक कहा गया है। इस वंश में भोज और महेंद्रपाल को प्रतापी शासकों में गिना जाता है। आबू के परमार शब्द का अर्थ है शत्रु को मारने वाला। प्रारंभ में परमार आबू के आसपास के प्रदेशों में रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने मारवाड़, सिंध, गुजरात, वागड़, मालवा आदि स्थानों से अपने राज्य स्थापित कर लिए। आबू के परमारों का कुल पुरुष धूमराज था, परंतु परमारों की वंशावली उत्पल राज से आरंभ होती है। परमार शासक धंधुक के समय गुजरात के भीमदेव ने आबू को जीतकर वहां विमल शाह को दंडपति नियुक्त किया। विमल शाह ने आबू में 1031 में आदिनाथ का भव्य मंदिर बनाया था। यह सवाल आरपीएससी कई बार रिपीट कर चुकी है। धारावर्ष आबू के परमारों का सबसे प्रसिद्ध शासक था। धारावर्ष का काल विद्या की उन्नति और अन्य जानकारी जनोपयोगी कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। धारावर्ष का छोटा भाई प्रहलाद देव वीर और विद्वान था। उसने पार्थ पराक्रम व्यायोग नामक नाटक लिखकर तथा अपने नाम से प्रहलादनपुर या पालनपुर नामक नगर बसाकर परमारों के साहित्यिक और सांस्कृतिक स्तर को ऊंचा उठाया। धारावर्ष के पुत्र सोम सिंह के समय में, जो गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव द्वितीय का सामंत था, वास्तुपाल के छोटे भाई तेजपाल ने आबू के देलवाड़ा गांव में लुणोसाई नामक नेमिनाथ का मंदिर निर्माण करवाया था। मालवा के भाजे परमार ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया था। सांबर के चौहानों के मूल स्थान के संबंध में मान्यता है कि वे सपालदक्ष एवं जांगल प्रदेश के आसपास में रहते थे। इनकी राजधानी अहिछत्रपुर वर्तमान नागौर थी। सपालदक्ष के चौहानों का आदि पुरुष वासुदेव था, जिसका समय 551 ईस्वी के लगभग अनुमानित किया जाता है। बिजोलिया प्रशस्ति में वासुदेव को सांबर झील का निर्माता माना गया है। इस प्रशस्ति में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। प्रारंभ में चौहान प्रतिहारों के सामंत थे, परंतु गुवक प्रथम था जिसने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इसी वंश के चंद्ररात की पत्नी रुद्राणी योगिक क्रिया में निपुण थी। ऐसा माना जाता है कि वह पुष्कर झील में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर महादेव की उपासना करती थी। 1113 ईस्वी में अजयराज चौहान ने अजमेर नगर की स्थापना की थी। उसके पुत्र अर्णोराज आनाजी ने अजमेर में आनासागर झील का निर्माण करवाकर जनोपयोगी कार्यों में भूमिका अदा की। और ये सवाल भी आरपीएससी के द्वारा, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा कई बार पूछा जा चुका है। चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ का काल सपालदक्ष का स्वर्ण युग कहलाता है। उसे विष्णुदेव और कवि बांधव की भी उपाधि दी गई थी। विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक और उसके दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाटक की रचना करके साहित्य स्तर को ऊंचा उठाया था। यह सवाल भी कई बार पूछा जा चुका है। विग्रहराज ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, जिस पर आगे चलकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया। विग्रहराज चतुर्थ एक विजेता था जिसने तोमरों को पराजित कर दिल्ली को जीता था। इस वंश
क्रम में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने राजस्थान और उत्तरी भारत की राजनीति में अपने विजयों में से एक विशिष्ट स्थान बना लिया था। 1191 ईस्वी में उसने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को परास्त कर अपनी वीरता का परिचय दिया, परंतु 1192 में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध या दूसरे युद्ध में जब उसको गौरी से हार हुई तो उसने आत्मसम्मान को ध्यान रखते हुए आश्रित शासक बनने की अपेक्षा मृत्यु को प्राथमिकता दी। पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने जीवन पर्यंत युद्धों के वातावरण में रहते हुए भी चौहान राज्य की प्रतिमा को साहित्य और सांस्कृतिक क्षेत्र में पुष्ट किया। आगामी एक शताब्दी तक चौहानों की शाखाएं रणथंभौर, जालौर, हाड़ौती, नाडौल तथा चंद्रावती और आबू में शासन करती रही और राजपूतों की शक्ति की धुरी बनी रही। तो ये था राजस्थान का पूर्व मध्यकाल कक्षा 9th राजस्थान अध्ययन से पार्ट 3 आपको अच्छा लगा। उम्मीद है साथियों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको इसी उत्साह के साथ नए नए वीडियो लगातार मिलते रहें। और इस वीडियो की PDF के लिए आप मेरे इस चैनल की डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन करें टेलीग्राम को, वहाँ पर इस वीडियो की आपको PDF मिल जाएगी। जय हिंद, धन्यवाद साथियों।